हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हमें ये बताता है कि हमारे पास कोई सब्सटेंस हो और उसे हम हीट दे रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उसका टेम्परेचर कितनी इजीली या कितनी मुश्किल से चेंज होगा। तो ये हमें बताता है कि जब हम हीट दे रहे हैं तो कितना हम हीट दे रहे हैं और कितना इसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो इसी रिलेशन को एक कांस्टेंट जाहिर करता है और उसी कांस्टेंट को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। मतलब ये कि ये असल में अमाउंट ऑफ हीट है विच इज़ रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाई 1 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल हम इसी बॉडी को हीट दे रहे हैं और इसके टेम्परेचर को हम 1 डिग्री राइज कर रहे हैं। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हम 1 डिग्री इसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं तो कितना हीट जो है ये लिबरेट करेगा। तो चेंज दो किस्म के हो सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितना हीट दरकार होगा और 1 डिग्री टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए कितना हीट दरकार होगा कि वो बॉडी से बाहर निकले। तो इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। और अगर हमने हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर मतलब अगर हमने हीट और टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड करना है तो हमने ये देखना है कि कितना टेम्परेचर हमने कम करना है और कितना हीट हमने देना है। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर हमने टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ाना है या ज़्यादा कम करना है तो हीट हमने ज़्यादा सप्लाई करना होगा या ज़्यादा जो है बॉडी से बाहर लिबरेट करना होगा या बाहर निकालना होगा। तो ये रिलेशन होगा कि हीट प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर को। मीन आपको ज़्यादा टेम्परेचर चेंज चाहिए तो ज़्यादा हीट दरकार होगी और अगर आपको कम टेम्परेचर चेंज चाहिए तो आपको हीट भी कम देना पड़ेगा। तो तभी हम इस तरह लिखते हैं कि हीट जो है वो प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। अब हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब ये निशान हम खत्म करते हैं फिजिक्स में तो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म करने के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं और एक इक्वल लगाते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन गया और कांस्टेंट जो है वो हमने सी लगा दिया और ये सी जो है ये बराबर है हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। मीन ये वो हीट सप्लाइड है जो हम सिस्टम को दे रहे हैं या वो हीट है जो हम सिस्टम से ले रहे हैं इस गर्ज से कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं या इसको डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये हमें बताता है कि कितना हीट हमने सप्लाई किया और कितना टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ, या ये हमें बताता है कि कितना हीट हमने बॉडी से बाहर निकाला और कितना टेम्परेचर ड्रॉप आ गया। और इसको हम किस तरह इसकी यूनिट को हम किस तरह लिखते हैं वो होगा जूल पर केल्विन। जूल जो है वो हीट का यूनिट है और केल्विन जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है। अच्छा, ये टर्म जो है जो हम लिख रहे हैं सी मतलब हीट कैपेसिटी, ये मोर जनरल टर्म है। मीन यहाँ पर हमने कोई रिस्ट्रिक्शन जो है नहीं लगाई है कि बॉडी का साइज़ कितना होगा, उसका मास कितना होगा, उसकी मोलर मतलब मोल्स की तादाद वगैरह वो हमने कोई यहाँ पर स्पेसिफिकेशन नहीं कि हमने जस्ट कोई भी बॉडी हम कंसिडर कर ले और उसको हम हीट दे रहे हैं और उसकी टेम्परेचर की चेंज को हम मेजर कर रहे हैं। तो ये मोर जनरल टर्म है। अगर हम थोड़ा इस टर्म को स्पेसिफाई करें तो हम फिर डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट को। स्पेसिफिक हीट अब जो है वो स्पेसिफिकली एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जिसकी मास को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है 1 kg तक। मीन कि इस बॉडी का मास जो है अब 1 kg है और अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसी ऑब्जेक्ट को हम कुछ हीट दे रहे हैं और इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री ज़्यादा कर रहे हैं या 1 डिग्री इसको कम कर रहे हैं। कम करने के लिए हीट जो है बाहर आएगी और ज़्यादा करने के लिए हीट जो है हमने बॉडी को देना है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर होगी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बट द मास ऑफ द बॉडी शुड बी 1 kg। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ 1 kg बॉडी बाय 1 डिग्री। अगर हम 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ा या घटा रहे हैं तो उसके लिए कितना हीट दरकार होगी, उसी हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। और इसमें चूँकि अब हमने मास पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, मास भी इंपॉर्टेंट हो गया, तो यहाँ पर अब इक्वेशन में मास भी आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जितना हम टेम्परेचर ज़्यादा चेंज कर रहे हैं तो हीट ज़्यादा दरकार होगी, लेकिन अगर मास ज़्यादा होगी तो फिर हीट ज़्यादा दरकार होगी। लाइक आप 1 गिलास पानी ले लें और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हीट सप्लाई करें और एक बड़ा टैंक ले लें, उसको भी आप हीट दे रहे हैं और उसके टेम्परेचर को भी 1 डिग्री जो है आप राइज़ करना चाहते हो, इसके टेम्परेचर को भी 1 डिग्री राइज़ करना चाहते हो, तो इसके लिए हीट कम दरकार होगी और इसके लिए ज़्यादा दरकार होगी क्योंकि इसका मास जो है इस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। तो इट मीन के मास भी अब हम अंडर कंसिडरेशन लेंगे, तो हीट ज़्यादा दरकार होगी अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो डी क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी बन गया। अब इसी टर्म को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना है और एक इक्वल लगाना है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन गया और वो जो कांस्टेंट हम लगाते हैं अब ये दोबारा सी होगा लेकिन इसके साथ छोटा सा एम भी लिखेंगे और एम का मतलब होगा कि ये स्पेसिफिक हीट है। तो ये सी एम बन गया। सी एम को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो किस तरह होगा कि ये है वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज 1 kg। तो 1 kg ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को अगर हम 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी हीट दरकार होगी, तो उसी हीट को हम डिवाइड करेंगे बॉडी के मास पे और जितना राइज इन टेम्परेचर आया हुआ है तो इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट। और इसकी अगर हम यूनिट को लिखेंगे तो जूल पर केजी पर केल्विन होगा जिस तरह यहाँ पर दिया गया है। तो ये ऐसा यूनिट होगा हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट का। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा और स्मॉल लेवल पर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था कि हमने बॉडी के मास को 1 kg कंसिडर किया था। अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर जो सब्सटेंस है, गैस है, जो भी है, उसके मास के बजाय हम उसकी नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या होगा, यहाँ पर हम 1 मोल सब्सटेंस ले लेते हैं कि यहाँ पर कोई गैस है या कोई और सब्सटेंस है, उसकी 1 मोल अमाउंट को हम कंसिडर करते हैं। तो वहाँ पर 1 kg कंसिडर किया था, यहाँ पर अब हम इसको मोर स्पेसिफिक कर रहे हैं, एन मोल्स ले रहे हैं या इसको 1 मोल ले रहे हैं।
1 मोल होगा तो ये डेफिनेशन के लिए होगा, और अगर ये ज़्यादा मोल होंगे तो रिलेशन इसके लिए भी हम बनाएंगे, लेकिन हम जो डेफिनेशन कर रहे हैं वो 1 मोल के लिए होगा। मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इससे पहले याद रहे कि हमने 1 kg का कहा था और यहाँ पर हम 1 मोल कह रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर भी हमने 1 डिग्री बढ़ाना है और इसके लिए हीट दरकार होगी। तो जितना हीट इसके लिए दरकार होगी कि इसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री राइज करे या कम करे, अगर यहाँ पर सिर्फ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस हो तो अच्छा यहाँ पर ये इक्वेशन तो है, ये पहले से आ रहा है कि टेम्परेचर अगर हमने ज़्यादा चेंज करना हो तो हीट ज़्यादा दरकार होगी, लेकिन ये अब मोल नंबर ऑफ मोल्स पर भी डिपेंड करता है। अगर ये 1 मोल है तो थोड़ा सा हीट रिक्वायर होगा, अगर 2 मोल है तो इससे भी ज़्यादा। जितना भी हम मोल के नंबर्स को बढ़ा रहे हैं तो इतना हीट जो है वो ज़्यादा दरकार होगी। जिस तरह हम यहाँ पर सब्सटेंस के मास को बढ़ा रहे हैं तो हीट जो है वो ज़्यादा दरकार थी। तो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ भी ये रिलेशन लिख सकते हैं कि हीट अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है, हीट सप्लाइड जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स के भी। तो इन दोनों को अब जब हम कंबाइन कर ले तो कुछ इस तरह बन गया। और वही तरीका हम करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी के बजाय हम इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं, और ये कांस्टेंट हमने लगा दिया। यहाँ पर मैंने सी प्राइम लगाया हुआ है। सी प्राइम इसलिए कि आपने देखा कि हमने जब हीट कैपेसिटी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसका भी सिंबल सी था, लेकिन याद रहे यूजुअली ये स्मॉल सी लगाते हैं और ये वाला जो है ये लार्जर सी लगाते हैं। तो यही डिफरेंस होता है कि स्मॉल सी जो है वो हीट कैपेसिटी को ज़ाहिर करते हैं और जो बड़ा वाला सी है कैपिटल सी है वो मोलर स्पेसिफिक हीट को ज़ाहिर करता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हमने डिफरेंस के लिए इसके ऊपर सी प्राइम लगाया हुआ है, दोनों को हमने कैपिटल लिया, लेकिन यहाँ पर सी प्राइम लगाया। अगर आप सी प्राइम नहीं लगा रहे हैं तो हीट कैपेसिटी को आप स्मॉल सी से जाहिर करें और मोलर स्पेसिफिक हीट को आप फिर कैपिटल सी से जाहिर करें, तो फिर ये कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इक्वेशन बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर पहले मास आ रहा था, आप इधर देख रहे हैं यहाँ पे मास आ रहा था, यहाँ पर अब ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो वही इक्वेशन है, लेकिन उधर हम डील कर रहे थे केजीज में, यहाँ पर हम डील कर रहे हैं मोल्स में। तो जब हम मोल में डील कर रहे होते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरह होगा, और इसी को मोलर स्पेसिफिक हीट फिर कहते हैं। वो स्पेसिफिक हीट था तो अब ये मोलर स्पेसिफिक हीट होगा क्योंकि हमने मोल्स को भी स्पेसिफाई किया है यहाँ पर, और इसका यूनिट होगा जूल, और एन का होगा मोल, और टेम्परेचर का होगा टी मतलब केल्विन। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन एक में हमने क्या करना है, देयर इज नो नीड टू डिफाइन मास के ये कितना है, यहाँ पर हमने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं की। फिर हमने क्या किया, 1 kg इसको स्पेसिफाई कर दिया, या मास को हमने स्पेसिफाई कर दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स को स्पेसिफाई किया। तो ये 3 इक्वेशन बन गए। अच्छा, अब कुछ और हम करते हैं एडिशनली कि यही मोलर स्पेसिफिक हीट है, लेकिन हम जो जहाँ पर हम ये हीट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने लिया हुआ है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सिस्टम है जिसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम किस तरह है, उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम ये कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर हम इस ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सी या 1 केल्विन इसको चेंज कर रहे हैं और सिस्टम के वॉल्यूम को हमने फिक्स रखा है, तो यहाँ पर सी के साथ फिर हमने क्या करना है, वी भी लगाना है, क्योंकि ये प्रोसेस हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये प्रोसेस होता है तो हम कुछ इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर डेल्टा क्यू वो हीट है जो हमने सप्लाई की कि ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 डिग्री सी जो है कम करे या ज़्यादा करे, दोनों सूरत में ले सकते हैं। और एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है इसी ऑब्जेक्ट में, इसी सिस्टम में या ऑब्जेक्ट में, और डेल्टा क्यू जो है वो हीट सप्लाई, डेल्टा टी जो है वो जो टेम्परेचर में जितना चेंज आएगा। और वी इसलिए हमने लगाया है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम की सूरत में ये प्रोसेस हुआ है। इसी तरह अगर ये प्रोसेस इस तरह हो कि हम मूवेबल पिस्टन ले लें, और मूवेबल पिस्टन में हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं और इसके टेम्परेचर को फिर 1 डिग्री जो है बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, दोनों हम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो हीट सप्लाई होगा, अगर कम कर रहे हैं तो हीट जो है हम इससे वापस लेंगे। तो वही इक्वेशन होगा। अब इसके साथ फी लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस हुआ है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। प्रेशर को किस तरह कांस्टेंट रखते हैं, इसको हम जब हीट देते हैं तो वो पिस्टन जो है वो मूव करता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो हीट की वजह से जो प्रेशर ज़्यादा हुआ है वो वॉल्यूम के इंक्रीज की वजह से दोबारा वापस कम हो जाता है, तो प्रेशर जो है ओवरऑल कांस्टेंट रहता है। तो अब हमारे पास कुछ इक्वेशंस बन गए। एक हमारे पास सिंपल था कि सी जो कि इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, वो सिंपल था डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, एक ये था। दूसरा हमारे साथ बन गया स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट जो था उसके साथ यहाँ पर एम है और वो है डी क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी, और एक और बन गया हमारे पास सी, तो ये हो गया डी क्यू डिवाइड बाई एन डेल्टा टी, इस तरह बन गया। और इसको अगर इसके फिर 2 पार्ट्स हैं, एक होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हो गया डी क्यू डिवाइड बाई एन डेल्टा टी, इसके साथ वी लग जाएगा, और ये क्या होगा डी क्यू डिवाइड बाई एन डेल्टा टी, लेकिन इसके साथ पी लग जाएगा। तो हमारे पास ये 1 2 3 हो गए, और इन तीनों के फिर तीनों में से एक के फिर एक्स्ट्रा जो है वो 2 पार्ट्स आ गए। इसको हम सिंपल हीट कैपेसिटी कहते हैं, ये हीट कैपेसिटी है। इसको फिर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, और इसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई। इसका यूनिट डिफरेंट है इनसे, क्योंकि यहाँ पर हमने मास का कोई वो नहीं किया था, या मोल नंबर ऑफ मोल्स का कोई मतलब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। यहाँ पर मास पर रिस्ट्रिक्शन आ गई, मतलब मास को भी हमने अंडर कंसिडरेशन लिया है, और यहाँ पर हमने मास के बजाय मोलर रेशो को जो है अंडर कंसिडरेशन लिया है। अच्छा, अब ये हमने पढ़ लिया, लेकिन ये है कि ये चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके बहुत सारे आप देख रहे हैं कि बड़ी सिग्निफिकेंस है इसकी डेली लाइफ में भी है और थर्मोडायनामिक्स में भी। और एक बात आप याद रखें कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो है 4200 जूल पर केजी पर किलो। इसका मतलब ये है कि अगर आप वाटर कंसीडर करें एक बर्तन में और उसका टेम्परेचर लेट सपोज 20 डिग्री सी है, आप इसको 21 डिग्री सी में आप इसको 21 डिग्री सी में बढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमने इतना हीट जो है, और ये याद रहे कि वाटर का मास जो है वो भी हमने 1 kg लिया है, तो इसके लिए हमने 4200 जूल
हीट जो है देना होगा कि वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाया जाए। इसी तरह अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो हमने इतना हीट जो या इतनी एनर्जी हमने वाटर से बाहर लेनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप वाटर के टेम्परेचर को 21 से 20 से 21 पे लेके जाओ या 21 से 20 पे लेके जाओ। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है और सारे सब्सटेंसेस में आप देखें टेबल में तो सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसके भी इंपॉर्टेंस है कि नेचर ने क्यों इसको इस तरह रखा हुआ है। अच्छा, इसको तो हम बाद में फिर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमें हीट कैपेसिटी असल में बताता क्या है? ये हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी जल्दी कूल डाउन होता है या कितनी जल्दी वो हीट अप होता है। तो ये हमें बताता है असल में कि हाउ फास्ट और हाउ स्लोली ऑब्जेक्ट जो है वो कूल डाउन होता है या हीट अप होता है। तो हीट कैपेसिटी हमें ये बताता है। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का कि मतलब इसके इंपॉर्टेंस को हम यहाँ पर एक एग्जांपल से ज़ाहिर कर रहे हैं कि हमारे पास लेट सपोज वाटर है जो कि रूम टेम्परेचर पर पड़ा है। उसका रूम टेम्परेचर हमने कंसीडर किया कि 20 डिग्री सी है और इसको हम 100 डिग्री सी पे लेके जाना चाहते हैं, मतलब हम वाटर को बॉयल करना चाहते हैं। और इस वाटर का मास जो है वो 2 kg है और ये हमने एक इलेक्ट्रिक केटल लिया हुआ है। इसी केटल में पानी भरा हुआ है 2 kg। इसी 2 kg वाटर को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बॉयल करना चाहते हैं। तो ये कितना टाइम लेगा, ये इसको कितनी हीट की ज़रूरत होगी, कितनी बिजली ये खर्च करेगा, और ये सारी चीज़ें जो है हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर 2 किलो मतलब 2000 वाट का केटल लगाया हुआ है। तो जो पावर यहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिक पावर जो जितना भी कंज्यूम होगा, जो IV होता है, तो ये वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है, ये जितना कंज्यूम होगा वो कितना होगा 200 किलो 2000 वाट जो है, मतलब वो होगा 200 नहीं, 2 किलो मीन 2000 वाट का है ये। तो इधर से पावर इतना आएगा। अच्छा, हम ये इक्वेशन अब हमारे पास है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू MC/dt। यहाँ पर अगर प्राइम है तो ये एक्सप्लेन मैंने किया कि प्राइम यहाँ पर मैंने क्यों लगाया हुआ है। ये अगर ना भी लगाए तो फिर सिंपल सा वो इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से हम पहले ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हीट कितनी दरकार होगी। तो हीट जो है स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये M और डेल्टा T को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह बन जाता है। अब यहाँ पे M का हमें पता है वो 2 kg है, C का हमें पता है वाटर के लिए वो 4200 है, और हमें ये भी पता है कि टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाना है। तो रूम टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 20 है और हमने इसको 100 पे लेके जाना है, तो ये होगा 80 डिग्री सी या केल्विन भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 672 किलो जूल। मतलब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें दरकार होगी कि इस केटल में पानी को हम बॉयल करें। अच्छा, ये तो जूल में एनर्जी है। अब पावर ये कितना कंज्यूम करेगा, या हम ये भी कैसे, पावर तो वैसे भी वहाँ पर है, वो टाइम से हम फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हम टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम का हमें पता चले तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी जो है हमसे यहाँ पर कंज्यूम हो रही है। तो अगर हमने टाइम कैलकुलेट करना है तो हम पावर का इक्वेशन लगा देते हैं। पावर बराबर होता है वर्क पर टाइम, और वर्क जो है वो असल में हीट है क्योंकि इसकी एनर्जी भी, इसकी यूनिट भी जूल है, उसकी भी जूल है। तो टाइम जो है हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। वर्क जो है हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, और पावर जो है वो हमें दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक केटल हम यूज़ कर रहे हैं वो कितने पावर का है। तो इन दोनों को हम लगा देते हैं तो हमारे पास 336 सेकंड या 5 to 6 मिनट ये लेगा, मतलब ये बॉयल होने में। तो हमें ये पता चल जाता है कि हम अगर 2000 वाट का इलेक्ट्रिक केटल लेंगे तो पानी को उबालने में कितना टाइम लेगा। तो ये हमें बता देता है कि, तो इसी तरह अगर हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी बड़े पैमाने पर हम काम कर रहे हैं तो हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस है, उसके टेम्परेचर को हमने बढ़ाना है खास टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पर, तो उसके लिए हमें कितना वक्त दरकार होगा ये भी हम इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दरकार होगी वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कितना खर्चा आएगा हमारा इसके ऊपर, और इसके लिए कितना हीट दरकार होगा। ये सारी चीज़ें जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट की मदद से। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये चीज़ें जो है हमने पानी के लिए कैलकुलेट किया, आप किसी भी सब्सटेंस के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ तक नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके हैं। इधर आप देख रहे हैं कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमें ऐसे बर्तन चाहिए होते हैं जो जल्दी से गर्म हो जाए। इट मीन कि उसका टेम्परेचर जो है बड़ी क्विकली जो है वो चेंज होना चाहिए, कि जैसे ही हम इसको हीटर पर रख लें और हीटर से वो क्या करे या चूल्हे से वो क्या करे, हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करके उसके टेम्परेचर को बढ़ाए ताकि यहाँ पर जो कुछ हम पका रहे हैं वो जल्दी से पक जाए। ऐसा ना हो कि हम इसको हीटर के ऊपर रख ले और ये 10-15 मिनट तक ये गर्म भी ना हो, तो फिर ये हमारी एनर्जी को ज़ाया करेगी। तो इसलिए हमने ऐसे सब्सटेंसेस को लेने हैं जिसका C जो है या C प्राइम जो है वो बहुत कम हो। जब कम का मतलब ये है कि बड़ी ईजिली आप इसके टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो। और इस तरह अगर हम स्टोव ले रहे हैं वो दूसरे वाले, या इस तरह के, मतलब आप कोई लैब में काम कर रहे हो तो आप अगर कोई हीटिंग प्लेट ले रहे हो तो हीटिंग प्लेट का टेम्परेचर भी जल्दी बढ़ना चाहिए। तो इन सूरतों में भी क्या होता है, हीट कैपेसिटी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने पहले से ये डिसाइड करना है कि आप जिस चीज़ में काम कर रहे हो, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको टेम्परेचर जल्दी बढ़ाना है या स्लोली बढ़ाना है। तो लैब में अक्सर ये भी होता है कि कभी कभी आप ये चाहते हो कि आपका टेम्परेचर जो है पर टाइम, मतलब टाइम के साथ टेम्परेचर रैपिडली ज़्यादा ना हो, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो। तो उसमें भी मटेरियल का जो स्पेसिफिक हीट है वो बड़ा मुफीद साबित हो सकता है। इस तरह अगर आप थर्मामीटर को लें तो आप थर्मामीटर को क्या करते हैं, उसको मुंह में रखते हैं या आर्मपिट में रखते हैं, तो वहाँ पर जो बॉडी के मालिक्यूल्स होते हैं, आप लिक्विड में भी रख
सकते हैं, सिर्फ मेडिकली आप यूज़ नहीं करते, और भी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इनकी वाइब्रेशन होती है और वो वाइब्रेशन जो है असल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में आता है, और ये टेम्परेचर होता है ऑब्जेक्ट का। ये कोलाइड होते हैं मरकरी के मॉलिक्यूल से, और मरकरी के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है और फिर उसकी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी बन जाती है जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा सब्सटेंस चाहिए कि इसका सी जो है बहुत छोटा हो, कि बड़ी ईजिली जो है वो टेम्परेचर को बढ़ा सके, ताकि क्विक रिस्पॉन्स हमें मिल सके। अदरवाइज हमने फिर बड़ी देर तक थर्मामीटर को किसी लिक्विड में या बॉडी के साथ हमने टच करना है कि उसका सही टेम्परेचर मेजर हो सके। अच्छा, इसके अलावा आपने ये भी देखा है कि इस टाइम अभी मैंने टेम्परेचर मेजर किया तो हमारे इलाके मलाकन बटखेला का टेम्परेचर जो है वो 14 है, लेकिन मीनवाइल मैंने ये भी टेम्परेचर मेजर किया कि कराची में अब इस टाइम जो है वो 24 तक है। तो वहाँ पर और यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये बड़े डिफरेंट है। ये हाइट की वजह से भी है, लेकिन उसकी एक और वजह जो है वो समंदर के साथ के करीब करीब कराची का होना है। तो समंदर जहाँ पर हो, मतलब लार्जली वाटर बॉडीज़ जहाँ पर मौजूद हो, तो वहाँ पर क्या होता है, ये सर्दियों में भी इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट इस तरह होता है और गर्मियों में भी ऑलमोस्ट इस तरह होता है। तो इसकी वजह क्या होती है? तो इसकी वजह ये है कि सी जो है ये बहुत बड़ी वाटर की बॉडी है। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर का हीट कैपेसिटी हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा है, तो ये आसानी से हीट को लॉस नहीं करता। मतलब आप इसको ईजिली इसके टेम्परेचर को, समंदर के टेम्परेचर को या पानी के टेम्परेचर को आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी साइड पर लैंड जो है, लैंड का सी जो है वो बनिस्बत पानी के बहुत कम है, तो लैंड जो है वो क्विकली हीट को लॉस और एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसका टेम्परेचर बड़ी ईजिली चेंज हो सकता है। तो इसका जब रात होती है तो इसका टेम्परेचर क्विकली डाउन हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, क्विकली टेम्परेचर डाउन होता है, तो यहाँ पर जो है ठंड पड़ जाती है। लेकिन दूसरी साइड पे क्या होता है, वाटर जो है अपने टेम्परेचर को कम ही नहीं होने देता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट भी लिबरेट करे तभी उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है। मतलब वो 4200 जूल का हीट लिबरेट करे तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन ये अगर 1 kg हो, तो आप इमेजिन करें कि ये समंदर तो बहुत बड़ा होता है, तो वो बड़ी ईजिली अपना टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं करता। तो यूजुअली ये हॉट रहता है, ये गर्म होता है, और ये जगह जो है ये ठंड पड़ जाती है या सर्द पड़ जाती है। तो फिर क्या होता है, हीट जो है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो हॉट बॉडीज से कोल्ड बॉडीज़ की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। तो फ्लो इस तरह शुरू हो जाता है कि वहाँ से हॉट एयर जो है समंदर से वो आ जाता है लैंड की तरफ, और यहाँ से जो कोल्ड है वो उस तरफ चली जाती है। तो समंदर के किनारे जो है वो लैंड ब्रीज जो है वो शुरू हो जाती है, और इसी लैंड ब्रीज की वजह से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता। मतलब गर्म हवाएं समंदर से इस तरफ आती है और ठंडी हवाएं उस तरफ जाती है। तो यही वजह होती है कि समंदर के किनारे जो टेम्परेचर होता है वो मुतदिल रहता है। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल जो है वो असल में ह्यूमन बॉडी को हम कंसिडर कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन जो है असल में बहुत थक गया है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये लास्ट है कि उसको भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए। अच्छा, हीट कैपेसिटी जो है अब ह्यूमन बॉडी में अगर हम कंसिडर कर ले तो यहाँ पर ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट, और नेचर ने तभी इसकी हीट कैपेसिटी को ज़्यादा रखा है पानी का। आपको ये पता होगा कि ह्यूमन बॉडी जो है उसमें ऑलमोस्ट 60% या इससे ज़्यादा पानी होता है। तो ये पानी जिस्म में मौजूद है, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस इसलिए कि हम जब हॉट समर में होते हैं, शदीद गर्मी होती है, तो हमारे जिस्म में जो कुछ है वो बॉयल नहीं होता। इसी तरह अगर हम स्नो में जा रहे हैं, शदीद ठंड में जा रहे हैं, तो हम फ्रीज़ भी नहीं होते। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है, और पानी का स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बहुत सारा हीट भी लॉस कर लें, किस तरफ, स्नो की तरफ, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर यूजुअली 37 डिग्री सी होता है, और यहाँ पर जो है ये ऑलमोस्ट 0 या माइनस में होता है, तो जाहिर है हीट जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। लेकिन क्या होता है, क्योंकि वो वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है बहुत ज़्यादा है, तो ये अगर बहुत सारा हीट भी हम लॉस कर ले, फिर भी हमारा टेम्परेचर जो है वो इतना चेंज नहीं होता, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होता और हम फ्रीज नहीं होते। इसी तरह अगर हम बहुत सारा हीट भी एब्जॉर्ब कर ले गर्मियों में इन्वायरमेंट से, तो हम बॉयल नहीं होते। इसकी वजह क्या है, वो भी वही हीट कैपेसिटी। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है, न्यूमरस एग्जाम्पल है इसके। अच्छा, हीट कैपेसिटी में कुछ और भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी रेशो भी इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।